सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास प्रकरण में हमने 6 वीडियो पहले डाले थे। उन 6 वीडियोज़ को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। उनके अंतर्गत हमने समास में अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के अंतर्गत व्यधिकरण तत्पुरुष समास से संबंधित बातें हैं, उनका अध्ययन किया था। आज समास का 7वां भाग हम लेने जा रहे हैं। इस 7वें भाग में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का दूसरा भेद जो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहाँ होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब है कि तत्पुरुष समास का कोई भी पद अपने पास में आता है, उसका हम विग्रह कार्य करते हैं। विग्रह कार्य करने पर यदि दोनों पद समान विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं, दोनों पदों में समान विभक्तियां प्राप्त होती है, तो उसे ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कह दिया जाता है। और इस समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम बोलचाल में, प्रचलन में कर्मधारय समास के नाम से पढ़ते हैं। यही कर्मधारय समास माना जाता है। अब ये कर्मधारय समास कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी हमें 4 प्रकार की स्थितियां पढ़ने को मिलेगी। यानी कर्मधारय समास के हम 4 प्रकार के भेद पढ़ सकते हैं। एक तो क्या होता है, पहला कर्मधारय समास हम किसको पढ़ेंगे, वो आता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इसमें हमें एक पद विशेषण के रूप में लिखा हुआ मिलता है और दूसरा पद विशेष्य के रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो वहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, तो यहाँ नील शब्द विशेषण के रूप में आया है जो गगन की विशेषता बता रहा है। तो नील विशेषण, गगन विशेष्य, ऐसा होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा और इसको हम विशेषण विशेष्य कर्मधारय कह सकते हैं। दूसरा भेद हम पढ़ेंगे उपमानोपमेय कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, पहला पद उपमान के रूप में हमें लिखा हुआ मिलेगा और दूसरा पद उपमेय के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। उपमान यानी दो पदार्थों की हम तुलना करते हैं, तो दो की तुलना में जो प्रसिद्ध पदार्थ होता है उसको उपमान कहते हैं और जो सामान्य पदार्थ होता है उसे उपमेय कह देते हैं। जैसे चंद्रमुख, या अपन देखें एक शब्द चंद्रमुख को ले लें, तो यहाँ चंद्रमा है या मुख है वो चंद्रमा के जैसा है, तो चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है। तो चंद्र उपमान पहले आया, मुख उपमेय बाद में आता है। ऐसे उपमान उपमेय वाले जो पद होते हैं उनमें भी हम कर्मधारय समास ही मानते हैं। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, उपमेय पहले पद के रूप में आ जाता है और उपमान द्वितीय पद के रूप में आ जाता है। जो प्रसिद्ध पदार्थ है वो दूसरे पद में जाएगा और जो सामान्य पदार्थ है वो प्रथम पद में आ जाएगा, तो उसको कहेंगे उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास कह देते हैं। जैसे मुखार विंद, मुख अरविंद के जैसा है, तो अरविंद उपमान है वो तो द्वितीय पद में चला गया और मुख उपमेय है वो प्रथम पद में आ गया, मुखार विंद। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा और इसको हम उपमानोत्तर पद कर्मधारय के नाम से पढ़ेंगे। चौथा भेद हमारे पास आएगा वो है अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। अवधारण पूर्व पद कर्मधारय कहाँ होता है कि जब अपने पास कोई भी सामासिक पद होता है उसका हिंदी के अनुसार विग्रह करते हैं, तो दोनों पदों के बीच में रूपी शब्द यदि निकलता है यानी रूपक अलंकार की प्राप्ति होती है, तो उसे अवधारण पूर्व पद कर्मधारय कह दिया जाता है। जैसे विद्या धन, इसका अर्थ लगाते हैं तो विद्या रूपी धन, दोनों के बीच में रूपी शब्द की प्राप्ति हो गई, तो ये रूपक अलंकार है और यहाँ पर कर्मधारय होगा और कर्मधारय में
अवधारण पूर्व पद कर्मधारय माना जाएगा। तो ये 4 भेद हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि तत्पुरुष समास के किसी भी पद का विग्रह कार्य करने पर यदि दोनों पदों में समान विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं, दोनों पद समान विभक्तियों में आते हैं, तो वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है। दोनों पद समान विभक्ति में होने पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। और एक सूत्र है, तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, कर्मधारय है। अर्थात जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसी को ही कर्मधारय समास के नाम से भी जाना जाता है। चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष कह दो और चाहे कर्मधारय समास कह दो, ये दोनों एक ही बात मानी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस कर्मधारय समास के भेद कितने होंगे। अभी हमने मुख्य पढ़ा था, कर्मधारय समास के प्रमुखतः 4 भेद या 4 रूप माने जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, दूसरा पढ़ेंगे उपमानोपमेय कर्मधारय समास, तीसरा है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, और चौथा है अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। 4 प्रकार के भेद हैं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, उपमानोपमेय कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय और अवधारण पूर्व पद कर्मधारय। 4 भेद होंगे। सबसे पहला भेद हम लेते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। देखिए ये कहाँ पर होता है, इसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी सामासिक पद में एक पद विशेषण के रूप में लिखा हुआ मिलता है और एक पद हमें विशेष्य के रूप में लिखा हुआ मिलता है, एक पद तो क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, और एक पद है वो विशेष्य के रूप में होना चाहिए, तो वहां पर कर्मधारय समास माना जाता है। और इस प्रकार के कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के नाम से पुकारा जाता है। एक पद विशेषण एक पद विशेष्य के रूप में होने पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हो जाता है। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई पद आ जाए उसका विग्रह करने के लिए कहा जाए कि विग्रह करके बताओ, तो इस प्रकार के पदों का यानी विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के पदों का समास विग्रह कैसे किया जाता है, उसका तरीका है, आपके पास कोई भी पद आता है तो उसमें जो विशेषण पद है उसको सबसे पहले विशेषण पद को लिख दो, उसके आगे च लिख दो, च के आगे या तो असौ लिख दो या तद लिख दो या फिर विशेष्य, उसके बाद में विशेष्य लिख दो। पहले विशेषण फिर च के आगे असौ या तद और फिर विशेष्य लिखा जाएगा विग्रह कार्य में। अब समस्या आएगी कि असौ कहाँ लिखें और तद कहाँ लिखें। तो विशेष्य के लिंग को देखिएगा, अगर विशेष्य पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है तब तो हमें असौ का प्रयोग करना है। विशेष्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होने पर क्या लिखेंगे? असौ लिख देंगे। और यदि विशेष्य नपुंसक लिंग में लिखा हुआ मिलता है तो नपुंसक लिंग का विशेष्य होने पर तद का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखेंगे, असौ या तद में से एक आएगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का विशेष्य होने पर असौ लिख देना है और नपुंसक लिंग का विशेष्य होने पर तद लिख देना है। और ये भी ध्यान रखें कि विशेषण पद भी, जो विशेषण पद हमें लिखना है विग्रह में, वो भी विशेष्य के लिंग के अनुसार लिखा जाएगा। विशेष्य पुल्लिंग का है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा, विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही लिखा जाएगा, और विशेष्य नपुंसक लिंग में आ रहा है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही लिखा जाएगा। ये भी लिंग का हमें ध्यान रखते हुए विग्रह करना है। कैसे? देखिए इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कृष्ण सर्प है। प्रश्न आ रहा है कि कृष्ण सर्प है में समास कौन सा होगा। तो इसका अर्थ देखें, कृष्ण है जो सर्प, सर्प कैसा है? कृष्ण है, तो कृष्ण विशेषण है, सर्प विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय समास माना जाएगा। अब विग्रह करेंगे तो सबसे पहले विशेषण कृष्ण शब्द है उसको लिख देंगे। अब लिंग कौन सा लिखें? तो सर्प है, पुल्लिंग है तो कृष्ण है, ये भी पुल्लिंग में लिखा जाएगा। पहले पुल्लिंग का विशेषण हो गया, फिर च
और पुल्लिंग विशेष्य होने के कारण असौ और फिर सर्पः विशेष्य को लिख दिया गया है। तो कृष्ण है च असौ सर्पः, ये इसका विग्रह होगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। एक चीज और देखिए, इसमें कृष्ण है च असौ, इसकी संधि भी कर दें तो कृष्ण है प्लस च से तो कृष्णस्य स्तुत्व संधि होकर के कृष्णस्य बनेगा, और च असौ में दीर्घ संधि होकर के चासौ बन सकता है। तो संधि करने पर भी इसका विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा कृष्णश्चासौ सर्पः इति कृष्ण सर्पः, कर्मधारय समास होगा। फिर दूसरा उदाहरण आ रहा है रक्त मर्चिका। मर्चिका यानी मिर्च कैसी है, रक्त है, लाल है, तो यहाँ पर भी रक्त विशेषण है, मर्चिका विशेष्य है, तो कर्मधारय समास होगा। अब विग्रह करेंगे तो देखिए मर्चिका ये विशेष्य स्त्रीलिंग का है, तो रक्त को भी विशेषण को भी स्त्रीलिंग में बनाना पड़ेगा, और स्त्रीलिंग के लिए टा प्रत्यय जोड़ दिया, रक्ता लिखेंगे, रक्त नहीं लिखेंगे, रक्ता। फिर च और मर्चिका स्त्रीलिंग का विशेष्य है तो असौ लिख दिया, रक्ता च असौ मर्चिका इति रक्त मर्चिका, कर्मधारय समास हो गया। फिर नील कमलम, इस पद का विग्रह करो क्या होगा, तो देखिए कमल कैसा है, नीला है, तो कर्मधारय समास मानेंगे। अब विग्रह करेंगे तो कमलम ये नपुंसकलिंग का पद हो गया, तो नील को भी नपुंसकलिंग में लिखेंगे नीलम च। फिर असौ और तद में से कमलम नपुंसकलिंग का विशेष्य है तो तद नपुंसकलिंग का पद लिख देंगे, और फिर कमलम विशेष्य को लिख दिया जाएगा। तो नीलम च तद कमलम यह इसका विग्रह होगा और कर्मधारय समास माना जाएगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए, श्वेत वस्त्रम, इसका विग्रह करेंगे तो नपुंसकलिंग के आधार पर श्वेतम च तद वस्त्रम विग्रह होगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। फिर महानवमी, इसमें भी देखें तो महानवमी शब्द स्त्रीलिंग का है, तो महा शब्द जो है महत शब्द उसका स्त्रीलिंग का रूप हो गया महती। फिर च असौ नवमी, महती च असौ नवमी इसका विग्रह करेंगे और कर्मधारय समास मान लेंगे। महापुरुष है, इसमें पुरुष है पुल्लिंग का विशेषण है, तो महत शब्द का पुल्लिंग का रूप लिखेंगे और पुल्लिंग में बनेगा महान च असौ पुरुष है, महान च असौ पुरुष है, ये विग्रह होगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। दूसरा देखिए महान प्लस च, इसकी संधि भी कर दें तो इसकी संधि होती है महांस्य, और च प्लस असौ से चासौ दीर्घ संधि में हो जाएगा, तो इसकी संधि करके अगर विग्रह लिखना चाहें तो संधि विच्छेद में तो महान च असौ पुरुष लिखा हुआ है और संधि करके हो जाएगा महान चासौ पुरुष है। दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी विग्रह लिखा हुआ मिल जाए वो ही सही मान लेना है। फिर महाराज्य है, राजा शब्द पुल्लिंग है तो वही पुल्लिंग का विशेषण महान च असौ राजा, ये इसका विग्रह होगा, कर्मधारय समास माना जाएगा। इसको भी संधि करके लिखें तो महान चासौ राजा, ये संधि युक्त विग्रह कार्य हो गया है, इनमें कर्मधारय समास माना जाएगा। ऐसे कोई भी पद आते हैं इनमें हम इसी तरीके से समास समस्त पद बनाते हैं और विग्रह कार्य कर सकते हैं। और उदाहरण देखें तो कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी का विग्रह करो तो कृष्णा, चतुर्दशी स्त्रीलिंग है इसलिए कृष्णा स्त्रीलिंग में लिखा है, कृष्णा च असौ चतुर्दशी, ये इसका विग्रह हो गया। पुण्यात्मा, संस्कृत में आत्मा शब्द को पुल्लिंग में माना जाता है, आत्मा पुल्लिंग होने के कारण हम लिखेंगे पुण्य है च असौ आत्मा, संधि करके लिखें तो पुण्यश्चासौ आत्मा, पुण्यश्चासौ आत्मा इसका विग्रह हो जाएगा। फिर महात्मा, तो महान च असौ आत्मा इति महात्मा, संधि करके लिखें तो महांश्चासौ आत्मा, महांश्चासौ आत्मा, ये विग्रह हो गया। ऐसे ही अन्य प्रकार के हम विग्रह कार्य करते हैं तो कैसे कैसे। अगला उदाहरण अपने पास में है गांधी महोदय। एक तो यहाँ थोड़ा संशोधन करेक्शन कर लेंगे, गांधी में धी छोटा ही रहेगा, समस्त पद बनाने पर दीर्घ नहीं होगा, इसका शुद्ध शब्द समस्त पद जो बनेगा वो है गांधी महोदय है। इस तरीके से इसको पढ़ना है, धीमे ह्रस्व ई का प्रयोग मानना है।
अब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में धी गांधी शब्द है वो अपन इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं। समस्त पद बनाने पर धी छोटा हो गया है, लेकिन विग्रह में गांधी शब्द ही लिखा जाएगा। गांधी च असौ महोदय है, गांधी है जो महोदय, ये कर्मधारय समास माना जाएगा। फिर देखिए शब्द है पीताम्बरम, तो पीतम च तद अंबरम, पीतम च तद अंबरम। एक पुरुष है तो एक है च असौ पुरुष है। एक नारी तो एका च असौ नारी, एका च असौ नारी। एक वस्त्रम नपुंसकलिंग के अनुसार है तो एकम च तद वस्त्रम। रक्त कमलम, रक्तम च तद कमलम। जैसा लिंग विशेष्य का है वैसा ही विशेषण का लिंग हमें लिखते हुए चलना है। वीर पुरुष है तो वीर है च असौ पुरुष है। दीर्घ रज्जु, दीर्घा च असौ रज्जु। उन्नत वृक्ष है, उन्नत है च असौ वृक्ष है। सुंदर बालक है, सुंदर है च असौ बालक है। नीलोत्पलम तो नीलम च तद उत्पलम, नीलम च तद उत्पलम। परम पुरुष है, परम है च असौ पुरुष है। ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं और जैसा विशेष्य का लिंग है उसी के अनुसार विशेषण के लिंग को रखते हुए हमें विग्रह कार्य करने हैं। दूसरा इसका भेद लेते हैं, वो भेद आता है उपमानोपमेय कर्मधारय समास। उपमानोपमेय कर्मधारय समास कहाँ होगा? इसका है लक्ष्य सूत्र है उपमानानि सामान्य वचन ही। क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका कि यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद उपमान के रूप में लिखा हुआ मिलता है तथा द्वितीय पद उपमेय के रूप में लिखा हुआ मिलता है। उपमान यानी प्रसिद्ध पदार्थ पहले प्रथम पद में होना चाहिए और उपमेय यानी सामान्य पदार्थ द्वितीय पद में होना चाहिए, तो वहां पर उपमानोपमेय कर्मधारय समास माना जाता है। उपमानोपमेय कर्मधारय समास माना जाएगा। फिर इस समास के पदों का विग्रह कार्य करते समय क्या करना है? पहले प्रथम पद जो उपमान पद है उसको लिख देना है और उसके बाद में इव शब्द जोड़ देना है और फिर दूसरा पद जो उपमेय है उसको बाद में अंत में लिखना है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, पहला उदाहरण है घन श्याम है। घन यानी बादल, बादल की तरह जो श्याम है, तो यहाँ घन उपमान है और श्याम उपमेय है, तो इसमें उपमानोपमेय कर्मधारय समास माना जाएगा। विग्रह करेंगे तो पहला उपमान पद घनः लिख दिया और घनः के बाद में हम इसमें क्या कर देंगे? इव शब्द जोड़ देंगे और फिर विशेष्य श्यामः को लिख दिया जाएगा। घनः इव श्यामः, ये इसका विग्रह हो गया और यहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा। फिर देखिए एक चीज और, घनः प्लस इव इसकी संधि करके लिखना चाहें तो विसर्ग से पहले ए स्वर है और विसर्ग के आगे ए के अलावा अन्य कोई स्वर आता है तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है, तो संधि करके लिखने पर ये घनः इव के स्थान पर घन इव श्यामः ऐसे भी लिखा जा सकता है। ज्यादातर परीक्षा में घन इव श्यामः ऐसा ही विग्रह लिखा हुआ मिलेगा हमें, तो यहाँ पर कर्मधारय समास माना जाएगा। वैसे तरीके विग्रह के दोनों सही हैं, घनः इव श्यामः भी लिख सकते हैं या घन इव श्यामः भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एक संधि विच्छेद के रूप में लिखा हुआ है तो दूसरा संधि करके लिखा गया है, लेकिन दोनों में भी कभी एक छांटना हो तो जहां समस्त पद में संधि बनते तो संधि को बना करके ही लिखा जाता है, इसलिए यहां पर संधि वाला पद घन इव श्यामः ये वाला अधिक सही मान लिया जाएगा। ऐसी कुसुम कोमलम, कुसुम की तरह जो कोमल है, तो कुसुम उपमान है और कोमल विशेष्य है, तो उपमान उपमेय हो गया, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे कुसुमम इव कोमलम। कुसुमम इव कोमलम, उपमान के आगे इव जोड़ करके विग्रह किया गया है। कुसुम की तरह, फूल की तरह जो कोमल है। चंद्रमुखम, तो चंद्र है
इव मुखम, चंद्र के जैसा मुख है, मुख चंद्रमा के जैसा है, चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है, तो उपमानोपमेय कर्मधारय हुआ है। वही नियम संधि करके लिखेंगे तो चंद्र इव मुखम भी इसको लिखा जा सकता है। ऐसी सेलोन्नत है, शैल यानी पर्वत, पर्वत की तरह उन्नत यानी ऊंचा है, तो ये कर्मधारय होगा उपमानोपमेय। विग्रह करेंगे तो शैल है इव उन्नत है, शैल है इव उन्नत है, या संधि रूप में लिखें तो शैल इव उन्नत है। वज्र कठोरम, तो वज्रम इव कठोरम, वज्र के जैसा कठोर है, तो वज्रम नपुंसकलिंग शब्द होगा ये, तो वज्रम इव कठोरम कर्मधारय समास हुआ। ऐसी कर्पूर गोर है, तो कर्पूर है इव गोर है, कर्पूर की तरह जो गोर है वो कर्पूर गोर होगा, ये भी कर्मधारय समास। या संधि के रूप में लिखें तो कर्पूर इव गोर है भी लिखा जा सकता है। मृग चपला, जो मृगी की तरह चंचल है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा और विग्रह कर देंगे मृगी इव चपला, तो यहाँ पर समस्त पद में विग्रह में तो दोनों शब्द स्त्रीलिंग में है, मृगी भी स्त्रीलिंग, चपला भी स्त्रीलिंग। समस्त पद बनाएंगे तो जो प्रथम पद होता है उसको पुल्लिंग के रूप में कर्मधारय में लिखा जाता है, तो समस्त पद में मृग चपला लिखा गया है, लेकिन विग्रह करने पर स्त्रीलिंग के अनुसार मृगी इव चपला, मृगी की तरह जो चपल है, ऐसा विग्रह करेंगे। तीसरा आ रहा है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। देखिए उपमान उपमेय में तो प्रथम पद उपमान है, द्वितीय पद उपमेय होता है। ये उसका उल्टा हो जाएगा कि जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद तो उपमेय के रूप में लिखा हुआ मिले तथा द्वितीय पद उपमान के रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो वहां उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास माना जाता है। जैसा शब्द में उपमान उत्तर पद, उत्तर पद यानी द्वितीय पद, उपमान उत्तर पद में होने पर, द्वितीय पद में होने पर उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास हो जाता है। फिर इसका विग्रह कैसे करेंगे? इस समास के पदों का विग्रह कार्य करते समय द्वितीय पद यानी जो उपमान पद है उसके बाद में इव शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो हमेशा इव उपमान के बाद में जोड़ना है। उपमानोपमेय में भी उपमान के बाद में इव जोड़ रहा था, और यहाँ पर भी जहाँ उपमान होगा उस उपमान के आगे हमें इव शब्द जोड़ देना है, वो विग्रह हो जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं इसके, मुखारविंदम, तो मुख कैसा है? अरविंद के जैसा है। मुख उपमेय पहले पद के रूप में है, अरविंद उपमान द्वितीय पद में है, तो यहाँ उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास हो गया है। मूलतः कर्मधारय समास है, कर्मधारय में भेद पूछें तो उपमानोत्तर पद कर्मधारय है। और विग्रह करेंगे तो मुखम अरविंदम इव, जो उपमान है उपमान के आगे हमें इव जोड़ना है, मुख अरविंद के जैसा है। ऐसे ही पादारविंदम, पाद यानी चरण अरविंद के जैसे हैं, तो पाद दो हैं तो पादौ अरविंदम इव। पाद पद्मम, वही पद्म यानी भी कमल है, तो पादौ पद्मम इव, पादौ पद्मम इव, चरण कमल के जैसे हैं। ऐसे चरणार विंदम, तो चरणे, चरणम चरणे चरणानी, दो चरण होने के कारण द्विवचन का रूप लिखा है, चरणे अरविंदम इव, चरण कमल के जैसे हैं, अरविंद के जैसे हैं। ऐसे ही हस्त कमलम, हाथ कमल के जैसे हैं, तो हस्तौ, हाथ दो हैं तो राम है रामौ, हस्त है हस्तौ कमलम इव, हाथ कमल के जैसे हैं। पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र के जैसा है, बघेरे के जैसा है, तो पुरुष है व्याघ्र है इव, ये विग्रह करेंगे और उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास माना जाएगा। नृसिंह है, तो नर है सिंह है इव, नर मनुष्य सिंह के जैसा है, उसे नृसिंह कह देंगे। नृसोम है, तो इसका विग्रह क्या करेंगे? नृसोम का विग्रह होगा नर है सोम है इव, नर सोम यानी चंद्रमा के जैसा है, वो ऐसे विग्रह उल्टा आ जाए आपके पास कि नर है शार्दूल है इव, इसका समस्त पद बनाओ तो नरह की जगह पर मूल शब्द नृ लिख करके बना देंगे नृ शार्दूल है। ऐसे आ गया पुरुष है सरस है, पुरुष है ऋषभ है इव, पुरुष जो ऋषभ के जैसा है या उत्तम है, इसका समस्त पद बनाओ तो दोनों की संधि कर देंगे, पुरुष सरसभ है, हो गुण संधि होकर के पुरुष सरसभ है रूप बनेगा और यहाँ पर कर्मधारय समास माना जाएगा। कर किसलयम,
कर यानी हाथ किसलय के जैसे हैं, नए पत्ते के जैसे हैं, तो कर है किसलयम इव, उपमान के बाद में इव जोड़ते हुए चलना है। पुरुष नाग है, पुरुष जो नाग के जैसा है, तो पुरुष है नाग है इव। मुख कमलम, मुखम कमलम इव। शोक सागर है, तो शोक है सागर है इव, शोक जो सागर के जैसा है, सागर के जैसा गहरा शोक शोक सागर कहलाता है, तो शोक है सागर है इव हो जाएगा। कई बार हिंदी में आ जाता है कि शोक सागर का सही विग्रह क्या होगा। एक ऑप्शन तो आता है शोक रूपी सागर और एक आता है सागर रूपी शोक। तो वहां पर हमें सागर रूपी शोक को सही मानना चाहिए, क्योंकि सागर के समान गहरा है जो शोक, ऐसा हम विग्रह करना चाहते हैं। तो शोक रूपी सागर नहीं बोल करके सागर रूपी शोक को सही मानना चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण है क्रोधाग्नि। इसमें भी देखें अग्नि उपमान है, तो क्रोध है अग्नि ही इव, क्रोध जो अग्नि के जैसा है। हिंदी में भी आ गया। क्रोधाग्नि का सही विग्रह कौन सा होगा? तो एक तो विग्रह है क्रोध रूपी अग्नि और एक है अग्नि रूपी क्रोध। तो वहां पर अग्नि रूपी क्रोध को सही मानना है, क्रोध रूपी अग्नि को नहीं। क्योंकि अग्नि उपमान को पहले लिया जाएगा, रूपी है वो उपमान के बाद में लिखा जाएगा। ऐसी पार्थिव चंद्र है, पार्थिव है चंद्र है इव, राजा जो चंद्रमा के जैसा है। पुरुष सिंह है, तो पुरुष है सिंह है इव, पुरुष जो सिंह के जैसा है। इनमें सभी में उपमान द्वितीय पद में लिखा हुआ है, तो उत्तर पद में उपमान होने के कारण इनको उपमानोत्तर पद कर्मधारय कहा जाएगा। चौथा भेद अब हम लेते हैं, वो आता है अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। ये अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास कहाँ होता है? देखिए, यदि किसी सामासिक पद में रूपक अलंकार की स्थिति प्राप्त हो रही है, अर्थात हिंदी अर्थ ग्रहण करने पर दोनों पदों के बीच में रूपी शब्द निकलता है, दोनों पदों को हम देखेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे, दोनों के बीच में यदि रूपी शब्द निकलता है तो वहां पर अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास माना जाएगा। अब इनका विग्रह करना है तो क्या करें? तो विग्रह करते समय सीधा सा तरीका है, दोनों पद हैं, दोनों पदों के बीच में एव शब्द जोड़ दो, दोनों के बीच में एव जोड़ दो। जैसे विद्याधनम में समास कौन सा होगा? तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय में भी भेद पूछें तो अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा, क्योंकि हिंदी में इसका अर्थ होता है विद्या रूपी धन, रूपी शब्द आ गया, इसलिए ये अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ। संस्कृत के अनुसार विग्रह करेंगे तो विद्या और धनम दोनों पदों के बीच में एव जोड़ दिया जाएगा, विद्या एव धनम विद्याधनम। ज्ञानौषधि, तो ज्ञानम एव औषधि ज्ञानौषधि होगा, और यहां पर भी कर्मधारय समास माना जाएगा, अवधारण पूर्व पद। गुरुदेव है, गुरु एव देव है, गुरु ही जो देव है वो गुरुदेव हुआ। मन मंदिरम, तो मन है एव मंदिरम, मन रूपी मंदिर ऐसा विग्रह होता है, तो मन है एव मंदिरम विग्रह होगा, और समस्त पद मन मंदिरम हो जाएगा। वेद संपत, वेद रूपी संपत्ति, वेद रूपी संपत्ति में समास बताओ, तो यहाँ भी कर्मधारय होगा, विग्रह करेंगे तो वेद है एव संपत इसका विग्रह होगा। फिर तपोधनम, तप है एव धनम, तप ही है धन, तप रूपी धन है, तो वो तप है एव धनम विग्रह करेंगे, और अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास इसमें मानेंगे। इस तरीके से कर्मधारय के सामान्यतः 4 भेद अपने सामने आए हैं। पहला हमने पढ़ा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, प्रथम पद विशेषण है, द्वितीय पद विशेष्य है, तो वहां पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय हो गया। दूसरा उपमानोपमेय कर्मधारय समास, पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है, तो उपमानोपमेय कर्मधारय हो गया। तीसरा उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास,
कि उत्तर पद यानी दूसरे पद में उपमान है और प्रथम पद में उपमेय है तो उसे उपमानोत्तर पद कर्मधारय कह देंगे। और दोनों पदों में यदि रूपक अलंकार की स्थिति प्राप्त हो रही है तो वहां पर अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास मान लिया जाएगा। ये समास के कर्मधारय समास के चार मूल भेद, मुख्य भेद हो जाते हैं। कर्मधारय में ही कुछ और भी नियम हमें सीखने को मिलते हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, जिससे सभी वीडियोज आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।